देख रहे हैं मुकाबला। आज हम संविधान और संविधान पर हो रही सियासत पर चर्चा करेंगे। संविधान के बने हुए 75 साल हो गए हैं और आने वाले 26 जनवरी को संविधान लागू करने के 75 साल हो जाएंगे। शायद इसलिए ये जानना जरूरी है कि हमारा संविधान आज कहाँ है और शायद इसलिए संसद में चर्चा हो रही थी। लेकिन ऐसा लगता है कि संविधान पर चर्चा से ज्यादा एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष पर सालों तक संविधान के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है, तो वही विपक्ष सत्ता पक्ष पर संविधान को बदलने की कोशिश का आरोप लगाता रहा है। मुकाबला में हम जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान बड़ा है या सियासत। आज की चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े रहेंगे और इसके साथ साथ 2 स्टूडियो में जर्नलिस्ट भी रहेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा, भारत के विचारों के साथ, भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हमारा संविधान सार्वभौम है, हमारा संविधान सर्वसक्षम है। हमारे संविधान की सार्वभौमिकता और सर्वसक्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां एक ओर हमारा संविधान स्टेट यानी राज्य की जिम्मेदारियों को विस्तृत रूप से सूचीबद्ध करता है, वहीं नागरिकों को उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है। लोकसभा में संविधान पर विशेष चर्चा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को जमकर घेरा। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर देते। तो दूसरी ओर पहली बार सांसद बनी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा, भारत के विचारों के साथ, भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। संविधान पर चर्चा सियासी आरोपों से होती हुई जाति जनगणना तक भी पहुंची। आपको एक ब्लूप्रिंट लेकर आना चाहिए, एक मसौदा लेकर आना चाहिए, ऐसा मसौदा जिसमें कि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो, जो जातिगत जनगणना कराएंगे किस जाति को आरक्षण का कितना प्रतिशत देंगे, इसका भी खुलासा होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि ऐसा मसौदा तैयार होता है अध्यक्ष महोदय, यदि यह संसद सहमत हो, यदि आपकी अनुमति हो, तो उस पर संसद में चर्चा भी हो सकती है।
आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। और जाति जनगणना कभी जाति में भेदभाव नहीं बढ़ाएगा। जब सपा के मुखिया को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि जब भी मौका मिलेगा जाति जनगणना जरूर होगी। दूरियां कम करेगा। मैं जब सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के कहा कि जाति जनगणना कराना चाहे तो करा लें। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। एक मूल मंत्र जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, वो इसी संविधान से निकला है, जिसमें लिखा है, उनका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यही हमारा संविधान का मूल मंत्र। विपक्ष ने सरकार पर आरक्षण खत्म करने का भी आरोप लगाया। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने संविधान को सियासी हथियार बनाया और सरकार पर लगातार इसे बदलने के आरोप लगाए। संविधान बदलने की कोशिश को आरक्षण से भी जोड़ा, लेकिन विपक्ष का नैरेटिव बहुत नहीं चल पाया और जनता ने तीसरी बार मोदी सरकार को मौका दिया। मुकाबला में आज का सवाल है, क्या संविधान पर चर्चा के बहाने सियासी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं? क्या संविधान के नाम पर वाकई सियासत हो रही है? क्या संविधान के लागू होने के बाद से लगातार इसका दुरुपयोग होता रहा है? हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में है रामकृपाल सिंह और हर्षवर्धन त्रिपाठी, जो मेरे फोन अ फ्रेंड हैं। सवाल भी पूछेंगे। बाकी पैनलिस्ट से अनिल शुक्ला वारसी हैं, पूर्व सांसद बीजेपी के, केसी त्यागी हैं, पूर्व सांसद जदयू के, रामकुमार सिंह हैं, राजकुमार सिंह हैं, वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना, चितरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी के। केसी त्यागी जी, आपसे शुरुआत करूंगी। चर्चा होनी थी संविधान पर, लेकिन सारे इश्यूज पर बात हो गई, संविधान पर बात नहीं हुई। मारिया जी, मैं भारतीय राजनीति की समाजवादी धारा से निकल कर के आया हूं, जिसके नेता आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया थे। जब कैबिनेट मिशन ने अपनी भूमिका भारत में निभानी शुरू की और ये संविधान के निर्माण की चर्चा होने लगी, तो 1946 में ये कमेटी बनती है और कांग्रेस पार्टी से वैचारिक मतभेद समाजवादियों का गांधी जी के समय ही शुरू हो गया था। वो आज़ादी किसके लिए होगी, किन वर्गों के लिए होगी, किन समाज के कमज़ोर तबकों के लिए क्या क्या होगा, आदि सवाल उस समय भी उठे थे।
और बाद में आकर के पंडित नेहरू से भी उनकी इन सवालों पर असहमति थी। और जब संविधान सभा बनने लगी तो उसमें लगभग 98 लोग प्रिंसली स्टेट के थे। मैं बीच में थोड़ा और आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे राज्य थे जहां के कांग्रेस के नेता या दूसरे नेता अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे और प्रिंसली स्टेट से भी लड़ रहे थे। ज्ञानी जैल सिंह भारत आज़ाद होने के बाद 1 साल बाद जेल से छूटे थे, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थी उन्होंने उनको जेल में रखा हुआ था। जब सरदार पटेल जाते हैं पंजाब में तो पता लगता कांग्रेस पार्टी का नेता छूटा ही नहीं जेल से। तो जो प्रिंसली स्टेट थी उनसे भी उनका विवाद था। अब उनके प्रतिनिधि इसमें सभा में मौजूद है। 46 में जब ये बनी संविधान सभा तो क्वीन की ओथ लेनी पड़ती थी। समाजवादियों ने मना कर दिया कि हम तो नहीं करते। अडल्ट फ्रेंचाइज पर इलेक्टेड होनी चाहिए, वो नहीं थी। तो समाजवादी पार्टियों की जो आपत्तियां थी वो उसको पंडित नेहरू ने नहीं स्वीकार किया, वो इसका हिस्सा नहीं बने। संविधान में इस जो वर्तमान संविधान है उसकी स्वीकारता इसी बात से है कि जो यूपीए गठबंधन के नेता हैं वो भी हर वक्त संविधान को हाथ में लिए हुए हैं, और जो हमारा एनडीए गठबंधन है उसके नेता नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना शुरू किया। रिपब्लिक डे मनता था लेकिन संविधान दिवस नहीं मनता था। ये मोदी जी ने आके शुरू किया और मुझे प्रसन्नता है संसद में पक्ष और प्रतिपक्ष ने खूब आरोप पर प्रत्यारोप दूसरों पर लगाए हैं, लेकिन समय समय पर सब संविधान के बारे में अपनी अलग अलग राय रखते रहे। जी। 26 फरवरी 1976 को कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल में स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बना दी कि इसको रिव्यू करो। हमारे नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने 2000 में कमेटी बना दी कि संविधान को देखा जाए, इसमें कोई कमियां खामियां नहीं है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आज जो संविधान का स्वरूप है उसको छेड़ते हुए सब डरते हैं, सब घबराते हैं, और अब किसी का साहस नहीं है इसके स्वरूप को बदले। पक्ष और प्रतिपक्ष का कोई भी नेता चाहे किसी तरह की बयानबाजी करते रहे, अब हम प्रजा नहीं है, अब हम नागरिक हैं जी, स्वतंत्र भारत के, और इतने जागरूक हैं। और हम लोगों ने अपना संविधान खुद को दिया है। इसीलिए आज जब चर्चा हो रही है संविधान पर, आज लोकसभा में चर्चा हो रही है, राज्यसभा में चर्चा मंडे ट्यूसडे को होगी। तो इसलिए रामकृपाल जी आप सवाल पूछिए राज कुमार सिंह जो वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे। नहीं, मैंने भी आज वो देखा। मैं तो केवल ये जानना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि संविधान के बहाने आज संसद में संविधान पर तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन उसके बहाने मुझे लगा कि लोकसभा में जो 2 नारे इंडी गठबंधन ने जिन 2 नारों का सहारा लिया था वो था कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे और जाति जनगणना। आज उन 2 नारों को फिर से लोकसभा में उठा करके कोशिश की गई, और ये अखिलेश ने भी इस बात को कहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इन 2 नारों को, जिसको कि हरियाणा और महाराष्ट्र बुला दिया गया था, क्या आपको लगता है कि आज ज़्यादा चर्चा इसी पर हुई? राजकुमार सिंह जी। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मारिया फॉर कॉलिंग मी। देखिए, किसी भी एक नॉर्मल स्टूडेंट के नाते जो लॉ का है या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है, मैं भी बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा था इस पार्लियामेंट्री डिबेट का, क्योंकि पिछले 75 सालों में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि सदन हमारा संविधान इन पर्टिकुलर को लेकर के एक ऑल पार्टी बहस चल रही थी। और इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरीके से बहस की शुरुआत राजनाथ सिंह ने की, वो उसकी क्वालिटी, कंटेंट और सब्सटेंस जो थी वाकई बहुत हाई क्वालिटी की थी, जिसमें बहुत कंटेंट भी था, सब्सटेंस भी था, और ऐसे ऐसे फैक्चुअल मैट्रिक्सेस थे जो बहुत इनरिचिंग थे, जो नए लड़कों को या संविधान के ज्ञाताओं के लिए एक म्यूजिक टू द ईयर था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे आता हूँ, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, हम लोग आपको देख करके पढ़ के बड़े हुए हैं।
एक बहुत बड़ी मुश्किल उन्हें के बाद की स्पीकर्स में क्या देखी, ये पूरी की पूरी जो बहस थी, ये पॉलिटिकल स्लग फाइट में कन्वर्ट हो गई थी। जैसे ये लग रहा था कि कोई चुनाव प्रचार के पहले ये जाने की तैयारी की जा रही है और संविधान से इतर सारी बातें हुई। हमारा जो संविधान है वो इतना ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट है, जिसको बाबा साहब ने भी कहा था कि ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है तो उसके अंदर बहुत सारी संवेदनाएं हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा स्पीकर मुझे नहीं मिला। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी था, घर में आने के बाद भी हमने उस डिबेट को कॉन्टिन्यूअसली सुना, क्योंकि इन्हीं डिबेटों को सुन करके हम लोग बड़े हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा पार्लियामेंटेरियन नहीं मिला मुझे जो संविधान स्पेसिफिक बात कर रहा हो। अब हमने एक और चीज नोटिस करी, ये जितने भी स्पीकर थे, पता नहीं ये क्या होता जा रहा है। आई एम रियली वेरी सॉरी टू से, हमारे मुल्क के लोग संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन कोई संविधान पढ़ता है, ये आई रियली डाउट। जिस तरीके से बातें हो रही थी, मुझे नहीं लगता है कि कोई संविधान पढ़ के बात कर रहा जी। था। ये 251 पेज का डॉक्यूमेंट, 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स, जो इतने महान लोगों ने 2 साल से ज्यादा के अथक मेहनत के बाद बनाया था, it should be a national duty for everyone to read constitutional and moral obligation, national moral obligation for everyone to follow that constitution in letter and spirit. चलिए, लेकिन यहाँ ऐसा पर नहीं हो रहा हर्षवर्धन था। त्रिपाठी जी। जी के पास मैं आऊंगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन पर या संविधान पर जो पूरा डिस्कशन और नैरेटिव सेट हुआ था लोकसभा के चुनाव से पहले, वो नैरेटिव थोड़ा सा उसको सेटबैक लगा हरियाणा के चुनाव में, और उसके बाद ये कहा गया कि जो परिणाम आए महाराष्ट्र में, तो ये डिबेट अब पुराना हो जाएगा। लेकिन प्रियंका गांधी ने भी और अखिलेश यादव ने, दोनों ने कोशिश की इस इशू को रिवाइव करने की। लेकिन जहां तक रिजर्वेशन की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी ने साफ तौर पर 50% कैप की बात कर चुकी है। तो ये जो है, क्या आपको लगता है वो फिर से वही माहौल बनाया जा सकता है जो चुनाव से पहले था, लोकसभा चुनाव से पहले था? नहीं, देखिए मारिया, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात अभी राजकुमार जी ने कही। रामकृपाल जी का जो सवाल था उसको उन्होंने संदर्भ में थोड़ा पर्सपेक्टिव के साथ वो ले आए। अब आप सोचिए, संविधान पर 2 दिनों की लोकसभा में और 2 दिनों की राज्यसभा में बहस होगी। ये सारे लोग जनप्रतिनिधि हैं। अब दुर्भाग्य ये देश का दिखता है कि ये जो सांसद लोग हैं, इन्होंने संविधान नहीं पढ़ा, एक बात। दूसरा, जो संविधान बनने की प्रक्रिया में संविधान सभा की बहस है, और मैं हमेशा पत्रकारिता के विद्यार्थियों को भी कहता हूं कि आप संविधान कितना पढ़ पा रहे हैं, आर्टिकल पढ़ लीजिए, वो समझ लीजिए, लेकिन संविधान सभा की बहस पढ़िए। क्यों पढ़ना जरूरी है? हम आज ये चाह रहे थे कि आज बात होती जो भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, वाद के नाम पर, उत्तर दक्षिण के नाम पर, पूर्व पश्चिम के नाम पर जो विभाजन कराने की कोशिश हो रही। अब वो राजनीति कौन कर रहा है देश को लोग जानते हैं। नेता प्रतिपक्ष डिबेट शुरू नहीं कर रहे हैं, वो शायद प्रधानमंत्री जी के ठीक पहले बोलेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी, उनकी पहली स्पीच थी, इतना हल्का भाषण। आप पीछे इमरान मसूद को बिठा रही हैं जो बोटी बोटी करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपके पूरे भाषण में वो कहानी आती है जिसमें आपको एक तरह से इस डिबेट को, जो भारत का संविधान है, ये किसी हिंदू मुस्लिम किसी ऐसे का संविधान नहीं, ये पूरे वी द पीपुल ऑफ इंडिया का है। वो जो वी द पीपुल ऑफ इंडिया वो गायब है। जो रिजर्वेशन वाला हिस्सा है उस पर अलग अलग बहुत ढेर सारी व्याख्या हो चुकी है, बहुत ढेर सारे संदर्भ के साथ बात हुई है। सवाल यह है कि क्या आप उतने अवसर क्रिएट कर पाएंगे? क्या आप 50% एबव भी कर देंगे तो क्या बिना अवसर के वो 50% एबव कहीं काम आएगा? क्या वो फॉर्मूला लगने वाला है? तो मुझे लगता है राहुल गांधी का वो वाला मामला तो वो ओटीपी था, वन टाइम पासवर्ड था, अब वो खत्म हो गया। उसको एटीएम बनाने की कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं आएगा। मेरा केसी त्यागी जी से मैं एक सवाल भी पूछना चाहता हूं कि क्या केसी त्यागी, चूंकि आपने तो मतलब बहुत लंबे समय से आप हर आंदोलन का हिस्सा रहे और आप समाजवादी धारा से निकलकर यहां तक आए, आपको क्या लगता है आज की जो बहस थी उसमें कहीं संविधान पर बात करते हुए उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की जिसको हमारे फाउंडिंग फादर्स कह गए कि आज थोड़ा नरम रख लेते हैं, अभी तुरंत विभाजन हुआ है, नया नया हम गणतंत्र बने हैं, उन प्रश्नों पर क्या आपको कोई सवाल जवाब होते और समाधान की तरफ बढ़ते दिखे क्या, या आपको उम्मीद है कि आगे हो सकता है ऐसा? हर्षवर्धन जी, जो संविधान का प्रेम्बिल है, मैंने 1 दर्जन
मुल्कों के संविधान को आज देखा पढ़ा। और एक और मैं चीज़ कहना चाहता हूं कि जो हमारा आज़ादी का आंदोलन था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उसमें रोज परिवर्तन होते थे गांधी जी के एटीट्यूड में। गांधी जी जाति व्यवस्था मानते थे, बाद के दिनों में उसको मानना बंद कर दिया। वो वाल्मीकि बस्ती में चले गए, बहुत सारी चीज़ें। खैर, जो जस्टिस फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो सोशल जस्टिस जो है ये हमारे फ्रीडम मूवमेंट से जो निकली हुई धारा है उसका हिस्सा है। और आज जो बहस है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में कह सकता हूँ, किसी पार्टी या व्यक्ति के बस की नहीं है संविधान में इस तरह का संशोधन करे कि आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो जाए। राजनाथ सिंह जी के उस वक्तव्य से मैं सहमत हूँ कि ये तो होना चाहिए कि आरक्षण का फायदा किन वर्गों को मिला, कितना मिला और कौन से वर्ग वंचित रह गए। मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, 800 से ज़्यादा जातियाँ ऐसी हैं जिनको आरक्षण की कोई सुविधा नहीं मिली है। मुझे प्रसन्नता है कि मैं जिस पार्टी से हूँ, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, उन्होंने जातिगत जनगणना भी कराई है और उसमें बीजेपी की सरकार भी हिस्सेदार है। और बिहार की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का साहस या दुस्साहस नहीं हुआ कि जातिगत जनगणना को रोक करे। मैं राजनाथ सिंह जी के उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्री करता हूं कि कोटा विद इन कोटा जो संविधान मिला है, जो संविधान से आरक्षण की सुविधा मिली है, उसमें उन वर्गों के लिए भी चिंतित होना चाहिए, सोचना चाहिए और लागू करना चाहिए जो वंचित हैं सदियों सदियों से, फ्रीडम मूवमेंट से पहले भी और बाद में भी, जिनके वर्ग का एक भी आदमी सरकारी नौकरी में नहीं आया। अब समय आ गया है उस पर भी सभी पॉलिटिकल पार्टी विचार करें, क्योंकि सोशल जस्टिस सिर्फ भारत के संविधान में है, किसी और संविधान में हर्षवर्धन जी इसका उल्लेख नहीं है। जी, आनंद दुबे जी प्रवक्ता हैं शिवसेना के, वो भी हमारे साथ हैं। चितरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी के और राजकुमार सिंह यहाँ पर। मैं आनंद दुबे जी से पूछूंगी, आनंद दुबे जी, क्या ये ऐसा हो सकता था कि जब इम्पोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क की बात हो रही हो तो इस तरह की जो चर्चा है कि वही पुरानी बातें कि संविधान खतरे में है, उससे आगे बढ़ कर के बात हो सकती थी? मारिया जी नमस्ते। ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला थोड़ा कॉन्वर्सेशन हो रहा था। हाँ, नहीं सही उससे आगे बढ़ सकते थे क्या सांसद? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ सकते थे। मारिया जी नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि सबको पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो स्वाभाविक सी बात, अगर हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं तो हमारा संविधान भी सबसे बड़ा और महान होगा। संविधान को लेकर पूरे भारत में जो 140 करोड़ लोग हैं वो सुनते हैं, पढ़ते हैं, समय समय पर उसकी बात करते हैं। कोई कहता है कि ये 1949 में बना, फिर 50 में आया, फिर अब इसको 26 नवंबर को हम मनाने लगे। यहाँ तक तो सब ठीक है, क्योंकि संविधान में हम बात करते हैं समानता की, संप्रभुता की, एक अधिकार की जो हमारा जब हम जन्म लेते हैं तब से हमें मिल जाता है। यही तो संविधान हमें सिखाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेताओं ने संविधान को लेकर जो एक नया विवाद जन्म दे दिया है, उस पर भी तो लोगों को प्रकाश डालना चाहिए। क्योंकि जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे 2024 वाले, तब क्या कहते थे ये लोग कि अगर हमें 400 से ज्यादा सीटें आ गई तो हम संविधान बदल देंगे। भारत का आम जनमानस जो कि संविधान को ही अपना जीवन सियासत आगे बढ़ गई है। अरे ये मारिया जी, 6 महीने पहले पुरानी बात आप कर रहे हैं, सियासत आगे बढ़ गई है। महाराष्ट्र में यही नैरेटिव को हराया जनता ने। अरे हाँ, मैं उसी पे कह रहा हूँ कि जनता ने 240 पर ही लाकर रोक दिया इसी वजह से, वरना शायद बीजेपी 300 पार 400 पार हो भी जाती। बीजेपी जिस प्रकार काम कर रही है या करती है, उससे लोगों को ज्यादा दिलचस्पी नहीं, लोगों को ये ज्यादा दिलचस्पी थी कहीं लोग संविधान न बदल दें। तो जो संविधान है, अगर उसको आप इतनी हल्की चीज समझने लगे हैं कि आप जब चाहे मर्जी इस पे छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसको बदलने की एक दुर्भावना रख सकते हैं, तो फिर जनता आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जनता आपके सामने खड़ी हो जाती है। अनिल शुक्ला जी, ये जो आप पर बार-बार आरोप लगता रहा है कि आप संविधान बदलने वाले हैं, तो उसका जवाब दे दीजिए। आनंद दुबे जी, जरा सुन लीजिए इनका जवाब। देखिए, ऐसा है कि जो संविधान है हिंदुस्तान का, जिस तरीके से समुद्र मंथन में अमृत निकला था, उसी तरीके से इतनी संघर्ष के बाद, इतनी त्याग के बाद, बलिदान के बाद
जो देश को आज़ादी मिली, इसके बाद उसको इतना मजबूत संविधान मिला। और जिस तरह से ये लोग बातें कर रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, 2020 में ही माननीय मोदी जी ने आरक्षण को बढ़ाया है। वो तो हर 10 साल में बढ़ता है। तो ऐसी कोई बात होती है अगर उनके मन में दलितों को लेकर के, यार जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है उनको लेकर के, तो संविधान उसको क्यों बढ़ाते आगे। दूसरी बात है, जो ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी ने तो रिपील नहीं किया था, जो एक्ट था शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट था, दैट वाज नॉट रिपील्ड बाय द बीजेपी, इट वाज रिपील्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अगर उनको इतना ही था तो फिर दोबारा फिर क्यों एक मजबूत SC/ST एक्ट लेकर के आए पार्लियामेंट में? इसलिए लेके आए कि आज भी गांव में हमारे जो दलित समाज के लोग हैं उस स्थिति में नहीं है कि इस एक्ट के बिना अपनी सुरक्षा कर सके। आज भी वो मुसीबत में। इसलिए बीजेपी और हमारे नेता माननीय मोदी जी लोगों के भले के लिए, मानवता के लिए काम कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि साहब जो है संविधान बदल देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा संविधान किसने बदला? और यहाँ तक नहीं, संविधान का प्रियम्बल भी बदल दिया आपने। कांग्रेस ने शुरू से ही क्या नाम संविधान के खिलाफ रही, 100 बार से ऊपर इन लोगों ने संविधान बदला। और अब आज आप हमारी बात कर रहे हैं, अब ये जो बार बार काट की हाड़ी चढ़ाना चाहते हैं, अब ये चढ़ने वाली नहीं है। एक बार लोगों में भ्रम फैला दिया, लोग समझ गए, ये जान गए अच्छी तरीके से कि इन लोगों का मकसद क्या है। अभी काट की हाड़ी दोबारा चढ़ने वाली नहीं है। उसका रिजल्ट आपके सामने है कि ये फेल हुए जो है हरियाणा में भी, और ये फेल हुए फेल हुए महाराष्ट्र में भी। मारिया जी, आदरणीय वारसी साहब, संविधान के एक्ट में संशोधन करना अलग बात है, और पूरे के पूरे संविधान को ही हम नहीं मानते, हम एक नया संविधान लाएंगे और हम ताकतवर बनेंगे तो संविधान को बदल देंगे, ये बात कहने में जमीन आसमान इतना फर्क है। ठीक है, बहुत सारे एक्ट है पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, उसमें संशोधन की आवश्यकता होती है, उस पर बहस होती है, चर्चा होती है। लेकिन अगर हम पूरे संविधान को ही नहीं मानते हैं क्योंकि हम एक नया संविधान ही लाना चाहते हैं, ये बात अगर आपके लल्लू सिंह जी कहेंगे, हेगड़े साहब कहेंगे, या और भी नेता कहेंगे, ये तो आप छोटे लोग नहीं है, वो जी, नगर जी, सेवक नहीं है, वो कोई पार्षद रामकृपाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आनंद वो जी, आपने सांसदों की बात थी। शुरुआत में ही एक बात कह दी कि बीजेपी ने जो संविधान के साथ किया। मैं पूछना चाहता हूं, एक उदाहरण बता दीजिए कि पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने संविधान के साथ कौन सा गलत काम किया है जो समाज के हित में नहीं है। आप मुझे एक उदाहरण बता दें प्लीज। आदरणीय, मैं फिर वही कह रहा हूं कि 2014 में चुनकर आए आप, 2019 में चुनकर आए आप, तब तो आपने ऐसी कोई बात कही ही नहीं ना। आपने किया नहीं तो कहा भी नहीं। किसने कहा है कि वो संविधान बदल देंगे? हमने तो नहीं कहा, भारतीय जनता आप पार्टी के एक मिनट नेताओं सुन ने कहा। लीजिए, सब सुन कुछ लीजिए, पोर्टल पे है रामकृपाल जी। संविधान हम ऐसी बात तो संशोधन नहीं की कह रहे बात कि कोई अलग होती हवा है। हवाई हम बात कर रहे हैं। कोई सीनियर नेता, कोई प्रधानमंत्री ने, अब ये गृह तो- मंत्री ने, राजनाथ सिंह ने, वाली बात हो गई किसने कि कहा कि वो प्रधानमंत्री संविधान जी- बदल देंगे? अब प्रधानमंत्री जी संविधान को अपने माथे से लगा रहे हैं। अब माथे से नहीं, प्रधानमंत्री जी संविधान प्रधानमंत्री की जी ने बात तो कर रहे हैं। संसद में मैं अपना वही कह सर रहा हूं, रखा था। हम अगर इसको अपने पास संविधान अपने अपना सर रखा पॉकेट था। में रखें, अपने हृदय से लगाएं, अब आप तो राजनाथ जी कहेंगे कि इसको तो वो हम संविधान को अपनी जेब जेब में में डाल के रखते घूम हैं। रहे हैं। नहीं, वही कह आप रहा हूं, देखो हम ना, इसको अगर- लाल हम किताब इसको डाल अगर करके अपने हृदय से संविधान की लगाएं, जेब में डाल तो आप करके कहेंगे घूम कि रहे हम हैं, इसको जेब सबको में दिखा लगाएं। के घूम रहे हैं। और आप किताब माथे से का लगाएं, लाना बार तो बार आप बड़े डिबेट में महापुरुष सही हो गए। नहीं है। दुबे जी, ये सही नहीं है। आप ये पता नहीं उसके एक अंदर तरफा बात नहीं संविधान होगी। है अगर कि नहीं, अगर उसके ये अंदर कौन बहस से है, कागज हैं, ये हाँ, चर्चा ये भी नहीं है, पता है। यही एक संविधान सवाल मुझे चित्रंजन अधिकार जी से देता पूछ है लीजिए जल्दी कि से। मैं अपनी बात चित्रंजन कहूं। गगन, हाँ, ये एक तरफा चित्रंजन जी से चर्चा ये होगी। सवाल भी प्रवक्ता हैं उठा है। आरजेडी के, मिलकर हाँ। जज बन कई गए हो बार हम और लोग जब मुझे संविधान दोषी की ठहरा बात कर रहे हैं, दोगे, उनके तो चित्रंजन जी चर्चा भी बहुत पुराने नेता हैं, बहुत सी चीजें इन्होंने देखी है। क्या संविधान के नाम पर आज जो वितंडा खड़ा किया जा रहा है, आपको लगता है वो सही है? और क्या इस देश में किसी राजनीतिक दल ने, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन जमकर लगाए, सरकारें गिराई, पहला आर्टिकल जो पहला अमेंडमेंट 1 था वही फ्रीडम ऑफ स्पीच पे था, लेकिन उसके बावजूद क्या किसी सरकार में, किसी राजनीतिक दल में इतना साहस या सोच भी हो सकती है को बदले? फिर क्यों राहुल गांधी और उसमें आपकी पार्टी भी शामिल हो जाती है कि संविधान बदल गया है? और हम कोई ऐसा ग्रंथ पुस्तक नहीं है कि हम जड़ लोग हैं कि हम उसको बदल नहीं सकते। ये हम चेतन प्रवाहमान लोग हैं,
हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता को मानने वाले लोग हैं। संविधान भी उसी तरह से बना हुआ है, जहां जरूरत हुई वहां संशोधन किया, जो बदलाव हुई वो करेंगे। तो इतना ये हवा क्यों खड़ा किया जाता है? चित्तरंजन गगन जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पार्लियामेंट के सभी सदस्यों को और पक्ष और विपक्ष को कि संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं और इस पर जो है सो पहली बार इस ढंग से चर्चा हो रही है। बहुत अच्छी बात है, चर्चा हो रही है पहली बार। लेकिन यह जो आप सवाल कर रहे हैं, यह जब संविधान लागू हुआ इस देश में, उसी समय ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का मुख्य पत्र है, उसने स्पष्ट रूप से इस संविधान का विरोध किया था और उसमें बजाबते से एक आर्टिकल छपी थी जिसमें कहा गया था कि वह पुरानी व्यवस्था जो है वह लानी चाहती है, यह संविधान जो है सो भारत के संस्कृति के अनुकूल नहीं है। और उसके बाद कभी भी मजबूरी थी उनकी संविधान के अनुसार, चूंकि चुनावी राजनीति में उनको भाग लेना था, तो इसलिए जो संविधान को उनको मानना था। और अभी मोदी जी जो कर रहे हैं, मोदी जी जो दुहाई दे रहे हैं, बार बार यह दुहाई दे रहे हैं, तो इसलिए दुहाई दे रहे हैं कि चूंकि पार्लियामेंट के चुनाव के समय जो भाजपा नेताओं ने कहा कि 400 सीट अगर हमें मिल जाता है तो हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को। वाजपेयी जी भी जब प्रधानमंत्री थे उस समय भी, अभी जो त्यागी जी ने चर्चा की, उस समय उन्होंने एक समीक्षा की बात की थी। समीक्षा और संशोधन दोनों में अंतर होता है। और उसके बाद जो व्यवहार आप देख लीजिए, हर व्यवहार जो है तो कहीं भी, अब जिस पार्लियामेंट में अभी संविधान पर चर्चा हो रही है, क्या संविधान के अनुरूप वह पार्लियामेंट काम कर रहा है? आज विपक्ष को बोलने दिया जा रहा है। आज संवाद के लिए जो पार्लियामेंट बना हुआ है, संवाद नहीं, मारिया जी बोलने दीजिए। उसमें संवाद हो रहा है क्या? अभी त्यागी जी पुराने नेता हैं, आप सभी अनुभवी हैं। नहीं, सभी आप, जब कांग्रेस अपार बहुमत से पार्लियामेंट में आती थी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोग उसमें विपक्ष की तरफ से होते थे, आचार्य की प्राणी जैसे लोग उसमें जाते थे, मधुलिमा जैसे लोग उसमें जाते थे, और डॉक्टर लोहिया जिस ढंग से आलोचना करते थे कांग्रेस की, पर्सनली अटैक करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, लेकिन कभी भी उन्होंने भटक गई है ना, कांग्रेस उसी रास्ते नहीं, कांग्रेस नहीं भटक गई है, कांग्रेस नहीं भटक गई है। आज सत्ता में बोलने दे रहे पार्लियामेंट में, जब भी प्रधानमंत्री ब्रेक लेंगे और उसके बाद मैं किसी त्यागी जी के पास जाऊंगी, क्योंकि जो इस मुकाबला का 3 सवाल है उसमें से 2 सवाल का जवाब मिल चुका है। क्या संविधान के नाम पर वाकई सियासत हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल हो रही है। क्या संविधान पर चर्चा के बहाने सियासी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। तीसरा सवाल हम फिर से पूछेंगे और जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, हम वापस आते हैं। मुकाबला में अब सवाल एक और है, क्या संविधान के लागू होने के बाद से लगातार इसका दुरुपयोग हो रहा है? इस सवाल का जवाब केसी त्यागी देंगे। केसी त्यागी जी, यहाँ पर हर्षवर्धन जी और रामकृपाल जी हैं, वो इमरजेंसी के उन दिनों की बात कर रहे थे जब 42nd अमेंडमेंट को हटाया गया था, लगाया गया था, जिसके प्रावधान ऐसे थे कि जो भी सीएम या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस होल्डर होंगे उनके अगेंस्ट में जितने केसेस हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। तो मिसयूज जो किसने किया है वो तो साफ तौर पे दिख रहा है और हिस्टोरिकली वो मेंशन्ड है। मारिया जी, रामकृपाल जी मेरे पुराने मित्र हैं, ये जानते हैं मैं आपातकाल में जेल में था फॉर नो रीजन। मुझ पर देश की राज सत्ता का तख्ता उलटने का आरोप था। मैंने म्यूनिसिपैलिटी का भी तख्ता उस समय नहीं पलटा था, खैर। और वो ऐसे दिन थे, मैं जयप्रकाश जी की आखिरी सभा में भी था 25 जून 1975 को, जब उनका भाषण समाप्त हो रहा था तो इंदिरा जी को डिस्क्वालीफाइड कर चुका था 12 जून को जगमोहन लाल सिन्हा जज, और मैं उसमें भी था जब इंदिरा जी की कोठी के बाहर जगमोहन लाल सिन्हा मुर्दाबाद, जगमोहन लाल सिन्हा सीआई एजेंट के नारे लग रहे थे, तो हम 50 लोग इस्तीफा मांगने गए थे इंदिरा जी का, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 25 जून को जब इंदिरा गांधी जी ने इस्तीफा नहीं दिया
तो जयप्रकाश जी ने कहा कि इसकी कोई पॉलिटिकल रेस्पेक्टेबिलिटी नहीं बची इस सरकार की। तो मैं चाहता हूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी का है उसकी तर्ज पर इसके गलत फैसलों को ना माने। रात में हम आते हैं, हमारे मित्र साथी थे सतपाल मलिक, मैं, राजेंद्र चौधरी सपा में आजकल, पता लगा कि चौधरी चरण सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया, जयप्रकाश जी को कर लिया। जयप्रकाश जी का प्रसंग तो ऐसा है कि साउथ एवेन्यू में रहते थे चंद्रशेखर जी, वो पार्लियामेंट स्ट्रीट गए कि जयप्रकाश जी को क्यों गिरफ्तार किया है, तो एसएचओ ने कहा कि आप भी गिरफ्तार हैं। तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण पीरियड था, उसके लिए किसी कांग्रेसी को इसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। और मैं 2 प्रसंग सुना करके अपनी बात को विराम दूंगा। कामा गाटा मारू नगर बना करके 26 फरवरी 1976 को एक कांग्रेस की मीटिंग होती है। वहां पे एक कमेटी बनाई जाती है, विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पीवी गजेंद्र गढ़कर, और वो कहते हैं कि संविधान में संशोधन करो। ऑलरेडी काफी हो चुका था जिसका आपने जिक्र किया है। और इंदिरा गांधी जो हैं 26 अक्टूबर 1980 को वो पुनः दोहराते हैं कि संविधान में हर कुछ आज प्रासंगिक नहीं है, संविधान एक राष्ट्रीय विमर्श की आवश्यकता है, इसलिए कि जिस शासन पद्धति में भारत है क्या वह हमारे अनुकूल है। तो जो फ्रीडम मोमेंट है हमारा, फिर मैं उसी पर आता हूँ, उसकी लीगेसी है ये। और ये लड़ाई हमने इकट्ठे होकर लड़ी। 1-2 जिसका जिक्र भी मेरे मित्र कर रहे थे आरजेडी के या शिवसेना वाले, तो कुछ फ्रिंज एलिमेंट है सिस्टम में, और वो सब राज्यों में हैं, सब जाति समूहों में हैं, सभी धार्मिक समूहों में हैं, जो अपने अपने सवालों को उग्रता के साथ उठाते हैं। लेकिन हेड ऑफ द स्टेट ने तो जो गौ सेवक हैं उन पर भी कमेंट किए हैं कि ये अवांछनीय तत्व हैं। उन्होंने तो महात्मा गांधी को शब्द कहने वाली जो महिला सांसद थी भोपाल की, उसका भी टिकट काट दिया और कह दिया कि भाई मैं तो इसको कभी माफ नहीं करूंगा। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे हमारा गठबंधन हो चाहे उनका गठबंधन, छोटा सा ब्रेक लेना होगा, जल्दी से पॉइंट खत्म करिए। ये होली बुक है, लाइक गीता एंड कुरान। किसी दल की, किसी नेता की इतनी स्थिति नहीं है, ना हैसियत है जी, बिल्कुल सही कहा, इसको खत्म करे या इसमें बेकार के संशोधन ले। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जो जैसा अखिलेश ने कहा था कि ये संजीवनी है हम सबके लिए और एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसलिए संविधान को का जिस तरह से जिस पे जो चर्चा होनी चाहिए थी अभी तक, उसके जो आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़ना चाहिए था, जो शायद सांसदों ने नहीं किया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे। सवाल मुकाबला में आज चर्चा हो रही है संविधान पर, इसलिए रामकृपाल जी और हर्षवर्धन जी, कैसा रहा डिबेट? 30 सेकंड। नहीं, देखिए, मैं तो बहुत अच्छा मानता हूं। एक बात साफ हो गई कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने देश के सामने ये स्वीकार कर लिया कि संविधान को कमज़ोर करने की कोई कोशिश नाकाम होगी, ऐसा न किया जाए। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा हुआ। संविधान को कहीं ना कहीं समय के हिसाब से अगर उसे समृद्ध करना है, कोई चीज़ उसमें जोड़नी है तो अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये संविधान बदलो, ये जो था नारा, अब आगे इसके चलेगा नहीं। ये नहीं, देखिए मारी, मुझे लगता है कि एक ही संविधान सभा में जैसी बहस हुई, वो साहस हम लोगों को भी दिखाना होगा। यानी इस पीढ़ी को जिनके हाथ में जनप्रतिनिधि के तौर पर ये एक कहें कि जिम्मेदारी मिली हुई है। अब आरक्षण का ही मुद्दा लें, आरक्षण को बढ़ाते हुए वहां तक ले गए कि जहां देश के सो कॉल्ड अगड़ी जाति में आने वाले लोग कहने लगे कि हमको पिछड़ी में बना दो, पिछड़ी वाले कहने लगे कि हमको अनुसूचित जाति में डाल दो। मुझे लगता है इस पर भी बहस होनी चाहिए कि कहां तक ये आरक्षण जाएगा, नंबर 1। दूसरा, जो भाषा के प्रश्न थे और प्रांत के प्रश्न थे, उन पर चर्चा होना चाहिए। तीसरा, इस देश की संपर्क भाषा, जिसको हम कहते तो रहे और ये सरकार उसकी तरफ आगे बढ़ती है, त्रिभाषा फार्मूले की तरफ, उसको हम संवैधानिक दर्जा दे सकते हैं क्या, उस पर बात होनी चाहिए। और बेहतर हो कि ये जो सारे नेता हैं जब सदन में बात कर रहे हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए कि लोग उनको सुन रहे हैं, उससे सबक लेंगे।
हल्की उथली राजनीति नहीं करनी चाहिए। संविधान पर बहस में वो गंभीरता नजर आनी चाहिए, जो दुर्भाग्य से मुझे कम दिखी। चलिए इस बात पर मुकाबला खत्म करते हैं। रामकृपाल जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, केसी त्यागी, अनिल शुक्ला, राजकुमार सिंह, आनंद दुबे और चितरंजन गगन, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कल इस पर बहस जारी रहेगी लोकसभा में, और मंडे, ट्यूसडे या सोमवार और ट्यूसडे को उस पर चर्चा होगी राज्यसभा में। लेकिन बात यह है कि इसका जो स्तर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट का स्तर है, क्या वो बेहतर होगा? क्योंकि वो स्तर पर सवाल ज़रूर हो रहा है, क्योंकि पूरे देश की निगाह आज लोकसभा में थी। हम और एक अच्छा डिबेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद वो नहीं दिखा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर आएंगे और एक नए इशू पे मुकाबला करेंगे।